हम अक्सर प्यार के बारे में कविताएं पढ़ते हैं या रोमांटिक गाने सुनते हैं। हाँ, और इसे एक बहुत ही जादुई सा हवा में तैरने वाला एहसास माना जाता है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा के शोध सामग्री पर गौर करें, जिसमें कैम्ब्रिज कोर के विस्तृत लेख और एचएमआरआई की रिपोर्टें शामिल हैं, तो कहानी कुछ अलग ही नजर आती है। असल में जब हम इन वैज्ञानिक स्रोतों को गहराई से देखते हैं तो पता चलता है कि प्यार किसी जादू से कहीं ज्यादा एक बहुत ही तीव्र रासायनिक टकराव है। एक केमिकल कोलिजन, सही कहा। तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज के इस गहन अध्ययन का मुख्य उद्देश्य ये डिकोड करना है कि जब कोई इंसान प्यार में पड़ता है तो उसके दिमाग के अंदर असल में क्या चल रहा होता है, और खास तौर पर उस शुरुआती रोमांचक दौर से लेकर एक बहुत ही स्थिर और गहरे जुड़ाव तक पहुंचने के दौरान दिमाग की गतिविधियों में क्या क्या बदलाव आते हैं। मतलब फॉलिंग इन लव से लेकर स्टैंडिंग इन लव का सफर। बिल्कुल। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि जानकारी के इस महासागर में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारे व्यवहार के पीछे रसायनों का एक बेहद जटिल खेल चल रहा है। ऐसा लगता है जैसे ये हमारी स्वतंत्र इच्छा है, लेकिन न्यूरोबायोलॉजी साफ दिखाती है कि जीव विज्ञान का इस पर बहुत बड़ा नियंत्रण है। सही कहा। रिश्तों के बनने और टिकने के पीछे एक पूरी विज्ञान की किताब काम कर रही है। तो चलिए इस वैज्ञानिक यात्रा की शुरुआत बिल्कुल वहां से करते हैं जहां से इंसान के जीवन में पहली बार आकर्षण की दस्तक होती है, यानी किशोरावस्था। यौवन की शुरुआत, जहां शरीर में हार्मोन्स का एक तूफान सा आता है। हाँ, हमारे स्रोतों के अनुसार यौवन की शुरुआत में हाइपोथैलेमस से कुछ खास हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इनमें सबसे प्रमुख है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। हाँ वही। और इसके साथ ही एंड्रोजन जैसे हार्मोन्स का स्तर भी बढ़ता है। यही वो वक्त है जब इंसान को अपना पहला क्रश होता है। दिमाग का लिम्बिक सिस्टम, जो हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है, वो बहुत तेज गति से विकसित होता है। और जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो लॉजिक या तर्क का केंद्र है, उसका क्या? उसका विकास काफी धीमा होता है। विज्ञान बताता है कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स 25 साल की उम्र तक पूरी तरह से विकसित नहीं होता। इसका मतलब तो ये हुआ कि एक किशोर के दिमाग में भावनाओं की गाड़ी का एक्सेलरेटर तो पूरी तरह दबाएं, लेकिन तर्क वाला ब्रेक अभी बनी रहा है। क्या इसीलिए इस उम्र में इंसान इतने ज्यादा आवेगी होते हैं, मतलब बिना सोचे समझे फैसले लेना? ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। इसी असंतुलित विकास के कारण इस समय इंसान जोखिम लेने या कहें रिस्क टेकिंग और रोमांच की तलाश में सबसे अधिक होता है। भावनाओं की तीव्रता चरम पर होती है। और इसी आकर्षण से जुड़ा एक बहुत ही प्रासंगिक शोध कैम्ब्रिज कोर के लेखों में मिला मुझे। वो होमोफिली वाला अध्ययन। बिल्कुल। 6ठी से 8वीं कक्षा के छात्रों पर किए गए अध्ययन में होमोफिली का सिद्धांत सामने आया। इसका मतलब है कि लोग अक्सर उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो कई मायनों में उनके ही समान होते हैं। जैसे कि स्कूल में लोकप्रियता का स्तर या शारीरिक आकर्षण। हाँ, और एक बात जिसने मुझे बहुत हैरान किया, अवसाद या डिप्रेशन का स्तर भी। इंसान अनजाने में अपने जैसी मानसिक स्थिति वाले साथी को चुनना पसंद करता है। मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ये इंसान को एक तरह की मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का एहसास कराता है। दिमाग को लगता है कि यहाँ खारिज किए जाने का जोखिम कम है। लेकिन इस शोध में एक सकारात्मक पहलू भी था ना? हाँ, शोधकर्ताओं ने पाया कि अगर कोई कम सामाजिक स्तर वाला व्यक्ति किसी उच्च सामाजिक स्तर वाले साथी के साथ जुड़ता है तो समय के साथ उसकी सामाजिक स्थिति और व्यवहार में भी सकारात्मक बदलाव आ सकता है। यानी पार्टनर की विशेषताएं दूसरे इंसान के विकास को बेहतर दिशा दे सकती हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। फॉलिंग इन लव वाले दौर की बात कर रहे हैं आप? हाँ, जब इंसान उस पहले क्रश से आगे बढ़कर फॉलिंग इन लव के दौर में आता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों ने नए जोड़ों के ब्रेन स्कैन किए और एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई। जब वे अपने प्रेमी की तस्वीर देखते हैं तो उनका वही प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स स्कैन में पूरी तरह से शांत या काम करना बंद करता हुआ दिखाई देता है। मतलब प्यार में पड़ते ही लॉजिक शटडाउन हो जाता है। न्यूरोबायोलॉजी के हिसाब से ये बहुत शक्तिशाली प्रतिक्रिया है। उस खास इंसान के संदर्भ में लॉजिक सचमुच काम नहीं करता। एक मिनट, अगर लॉजिक वाला हिस्सा सच में बंद हो जाता है तो लोग अपना रोजमर्रा का काम कैसे करते हैं? सड़क पार करते समय ट्रकों से कैसे बचते हैं? ये लाजमी सवाल है। असल में रोजमर्रा के काम दिमाग के दूसरे हिस्सों जैसे बेसल गैंग्लिया द्वारा संभाले जाते हैं। अच्छा, तो सिर्फ उस इंसान के लिए प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अंधा हो जाता है? बिल्कुल। जब साथी की कमियों को देखने की बात आती है तब। और इसका कारण है रसायनों का एक बहुत ही भारी कॉकटेल। जैसे दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम, VTA और हाइपोथैलेमस। हाँ, वेंट्रल टेगमेंटल एरिया यानी VTA अति सक्रिय हो जाता है। इसी सक्रियता के कारण दिमाग में
डोपामाइन, नॉरपेनेफ्रिन और सेरोटोनिन का सैलाब आ जाता है। HMRI की रिपोर्ट इसे बहुत स्पष्ट करती है। डोपामाइन खुशी और उत्साह देता है, नॉरपेनेफ्रिन हमारी धड़कनें तेज करता है, और सेरोटोनिन का स्तर गिरने से हमारा पूरा ध्यान सिर्फ एक ही इंसान पर अटक जाता है। हमारे स्रोतों में एक बहुत सटीक एनालॉजी दी गई है। इस समय दिमाग की अवस्था बिल्कुल वैसी होती है जैसे किसी ने कोकीन ले ली हो, एक अत्यधिक नशे जैसी स्थिति। और इस शुरुआती दौर में हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी बहुत अहम भूमिका निभाता है। ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स पैदा करता है। यही कारण है कि पहली डेट पर लोग अक्सर हॉरर मूवी देखने या रोलर कोस्टर की सवारी करने जाते हैं। हाँ, क्योंकि डर के कारण एड्रेनलिन का स्तर अचानक बढ़ जाता है और हमारा दिमाग उस तेज धड़कन को साथी के प्रति आकर्षण समझ लेता है। लेकिन जीव विज्ञान के अनुसार दिमाग इस अत्यधिक उत्तेजना को ज्यादा समय तक नहीं झेल सकता, है ना? बिल्कुल नहीं। ये बहुत अधिक ऊर्जा सोखने वाली स्थिति है। विज्ञान कहता है कि ये हनीमून फेज औसतन केवल 3 से 4 महीने तक ही चलता है। बस 3-4 महीने? तो फिल्मों में जो दिखाते हैं वो हमेशा के लिए नहीं रह सकता। शरीर को खुद को बचाने के लिए गियर बदलना ही पड़ता है। और यहीं पर हमारी चर्चा का सबसे गहरा हिस्सा शुरू होता है। 3-4 महीने बाद क्या होता है? इंसान प्यार में गिरने से प्यार में टिकने की अवस्था में आ जाता है। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये वो समय है जब वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वापस सक्रिय हो जाता है। मतलब लॉजिक वापस आ जाता है। हाँ, और रिश्ते का तार्किक मूल्यांकन शुरू हो जाता है। साथी की कमियां दिखने लगती हैं, लेकिन अगर रिश्ता सिर्फ सतही नहीं था तो जीव विज्ञान एक खूबसूरत बदलाव लाता है। अब नियंत्रण डोपामाइन से हटकर ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन के हाथों में आ जाता है। सही कहा। ऑक्सीटोसिन, जिसे कटल हार्मोन भी कहते हैं, विश्वास और गहरे जुड़ाव को जन्म देता है, और वैसोप्रेसिन सुरक्षा और साथी के प्रति वफादारी से जुड़ा है। इसी ऑक्सीटोसिन को लेकर कैम्ब्रिज कोर में एक बहुत ही शानदार 6 महीने लंबा अध्ययन है। हाँ, शोधकर्ताओं ने नए जोड़ों और अकेले रहने वाले लोगों के रक्त के नमूनों की जांच की और पाया कि प्यार में पड़े नए जोड़ों में ऑक्सीटोसिन का स्तर बहुत अधिक था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि 6 महीने बाद भी यह स्तर कम नहीं हुआ था। जो जोड़े साथ टिके हुए थे उनमें ये हार्मोन इंटरैक्टिव रेसिप्रोसिटी से जुड़ा है। इस भारी भरकम शब्द को अगर आसान भाषा में कहें तो मतलब दो लोग एक दूसरे के साथ कितनी सहजता से व्यवहार कर रहे हैं, एक दूसरे पर ध्यान देना, साथ हंसना, सकारात्मक भावनाएं और प्यार भरा स्पर्श। तो ये एक लूप बन जाता है। आप अच्छा व्यवहार करते हैं, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और आप और जुड़ाव महसूस करते हैं। एक परफेक्ट बायो बिहेवियरल फीडबैक लूप। वैज्ञानिक तो इसके आधार पर भविष्यवाणी भी कर सकते हैं कि कोई जोड़ा 6 महीने बाद साथ रहेगा या नहीं। और एक और दिलचस्प बात सामने आती है, यही ऑक्सीटोसिन वाली प्रक्रिया माता पिता और बच्चे के बीच के जुड़ाव में भी देखी जाती है। बिल्कुल। प्रकृति ने बच्चों की परवरिश के लिए जो सुरक्षित तंत्र बनाया था, वही तंत्र 2 वयस्कों को एक स्थिर रोमांटिक रिश्ते में बांधे रखने के काम आता है। इसीलिए ये स्टैंडिंग इन लव वाला फेज ज्यादा सुरक्षित और शांत महसूस होता है। इंसान हमेशा उस अत्यधिक उत्तेजना वाले फाइट और फ्लाइट मोड में नहीं रह सकता ना, उसे शांति चाहिए। लेकिन क्या हो अगर ये सुरक्षित रिश्ता टूट जाए? जीवन में हर रिश्ता तो जीवन भर नहीं चलता। ये एक बहुत ही प्रासंगिक विषय है, दिल टूटने का विज्ञान। जब रिश्ता खत्म होता है तो लोग कहते हैं कि उन्हें बहुत तेज दर्द हो रहा है। शोध बताते हैं कि ये कोई कहावत नहीं है। विज्ञान के नजरिए से दिल टूटना सचमुच शारीरिक रूप से दर्दनाक है। ब्रेकअप के बाद का अकेलापन दिमाग के पेरी एक्वेडक्टल ग्रे एरिया को सक्रिय कर देता है। ये दिमाग का वो हिस्सा है ना जो असली शारीरिक दर्द को प्रोसेस करता है। हाँ, इसे दिमाग का फायर अलार्म समझें। जब हड्डी टूटती है या हाथ जलता है तो यही हिस्सा सक्रिय होता है। इसका मतलब जब कोई कहता है कि उसका दिल दुख रहा है तो उसका दिमाग सचमुच उसे उसी तरह के दर्द का संकेत दे रहा होता है। पूरी तरह से एक जैविक सच्चाई है। और ब्रेकअप के बाद डोपामीन और ऑक्सीटोसिन का डोज अचानक शून्य हो जाता है। तो ये किसी नशे की लत के छूटने जैसा है। बिल्कुल, दिमाग डोपामीन के विड्रॉल लक्षणों से गुजरता है। इसी वजह से लोग पुराने साथी के सोशल मीडिया प्रोफाइल को बार-बार चेक करते हैं, डोपामीन की एक आखिरी बूंद की तलाश में। और जब वो नहीं मिलता तो कॉर्टिसोल, जो तनाव का हार्मोन है, बढ़ जाता है। इससे गहरी चिंता और अवसाद हो सकता है। MRI की रिपोर्ट ये भी बताती है कि ये तनाव नींद न आने और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया पर भी असर डालता है। शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है?
इतने सारे शोधों के बीच हमारे सुनने वालों के लिए इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? सबसे बड़ी बात यह है कि प्यार को केवल एक भावना मानना पर्याप्त नहीं है। इस न्यूरोबायोलॉजिकल यात्रा को समझना बहुत जरूरी है। इससे हमें यह जानने में मदद मिलती है कि रिश्ते समय के साथ क्यों बदलते हैं, वो शुरुआती पागलपन हमेशा क्यों नहीं रहता। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्रिटिकल थिंकिंग का उपयोग करते हुए हमें समझना चाहिए कि रिश्ते में ठहराव आना बोरियत नहीं है, बल्कि वो जीव विज्ञान द्वारा लाया गया एक गहरा ऑक्सीटोसिन वाला जुड़ाव है। सही कहा। बिना जानकारी के ओवरलोड में फंसे हम अपने रिश्तों को अधिक परिपक्वता से संभाल सकते हैं। और इसी से जुड़ा एक अंतिम विचार है जो इन स्रोतों से प्रेरित है लेकिन बहुत विचार उत्तेजक है। हमने देखा कि दिमाग स्वाभाविक रूप से 3-4 महीने बाद डोपामाइन के नशे को कम कर देता है ताकि एक स्थिर और गहरा रिश्ता बन सके। तो आज के इस आधुनिक समाज में जहां लगातार डेटिंग ऐप्स का चलन है और लोग उस हनीमून फेज या शुरुआती रोमांच के पीछे भागते रहते हैं कि रोमांच कम होते ही नया साथी ढूंढ लिया जाए, क्या ये हमें जैविक रूप से लंबे प्यार में असफल होने के लिए प्रोग्राम कर रहा है? बिल्कुल। क्या ये लगातार नई उत्तेजना की तलाश इंसान को उस गहरे ऑक्सीटोसिन वाले जुड़ाव तक पहुंचने ही नहीं दे रही है जिसके लिए हमारा शरीर असल में बना है? ये सचमुच खुद सोचने और गहराई से विचार करने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सुनने वालों के लिए छोड़ रहे हैं और इसी विचार के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा का समापन करते हैं। दिमाग और भावनाओं के इस सफर में जुड़ने के लिए धन्यवाद।